दोस्तों आज विजय एनाकोंडा की फिल्म लाइगर रिलीज हुई है और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस फिल्म की कहानी को मुंबई में बेस किया गया है जहां विजय एनाकोंडा और उसकी मां राम्या रहते हैं। ये दोनों बनारस से आए हैं और इन्होंने एक चाय की दुकान खोली है और जिस दिन ये चाय की दुकान खोलते हैं उसी दिन लोकल गुंडे वहां आ जाते हैं जो इनसे हफ्ता मांगते हैं। ये सीन देखकर मुझे अपनी 15 साल पुरानी फिल्म देशद्रोही की याद आ गई। मैं भी यूपी से आता हूं और मुंबई में फल बेचने की ठेली लगाता हूं और पहले ही दिन गुंडे आ जाते हैं हफ्ता मांगने के लिए और फिर मेरी फाइट होती है। यहां भी विजय एनाकोंडा की गुंडों से फाइट होती है और फिर अगले 15 से 20 मिनट ये फाइट चलती रहती है। दूसरा सीन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक फिल्म में तकरीबन 60 to 65 सीन्स होते हैं, लेकिन मैं इस पूरी फिल्म के आपको सिर्फ 10 सीन ही बताऊंगा। वो 10 सीन जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फिल्म कैसी है। दूसरे सीन में मां अपने बेटे को बॉलीवुड के ऑफिशियल कोच यानी कि रोनित रॉय के पास लेकर जाती है और कोच से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बेटे को MMA फाइट फ्री में सिखा दे। रोनित रॉय को बॉलीवुड का ऑफिशियल कोच मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर एक फिल्म में हीरो का कोच रोनित रॉय ही होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये डायरेक्टर्स को क्या बीमारी है कि भाई अगर किसी को इन्होंने एक रोल में देख लिया है तो बार बार उसी आदमी को सेम रोल में कास्ट करते हैं। तीसरे सीन में चंकी पांडे की टैलेंटेड बेटी अनन्या पांडे की एंट्री होती है जो गाना गा रही है। ये लड़की एक सोशल मीडिया क्वीन है। चौथे सीन में दिखाया गया है कि अनन्या पांडे का भाई भी MMA फाइटर है और वो अपने यार दोस्तों के साथ चला जा रहा है और विजय एनाकोंडा अपने यार दोस्तों के साथ चला जा रहा है और अनन्या पांडे का भाई विजय एनाकोंडा को देखते ही उसका दुश्मन बन जाता है, उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगर कोई डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ साहब से ये पूछ ले कि भाई साहब दो लोग अलग अलग दिशा में चले जा रहे हैं, वो एक दूसरे को देखते ही दुश्मन कैसे बन जाते हैं, तो पुरी जगन्नाथ साहब का जवाब ये होगा कि देखो भाई लड़की का भाई अगर हीरो का दुश्मन बनेगा तभी तो आगे झगड़ा होगा, तभी तो आगे कहानी चलेगी, नहीं तो घंटा चलेगी। इस फिल्म का पांचवा सीन ये है कि लाइगर की मां और अनन्या एक दूसरे को मंदिर में देखते हैं और देखते ही एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। अब अगर पुरी साहब से कोई ये पूछ ले कि भाई साहब दो औरतें मंदिर में मिली, वो एक दूसरे को देखते ही गालियां क्यों देने लगेंगी, तो पुरी साहब का रिप्लाई ये होगा कि देखो भाई मां अगर लड़की से नफरत करती है तभी तो अपने बेटे को वो उससे शादी करने से रोकेगी, तभी तो आगे कहानी बढ़ेगी, नहीं तो घंटा बढ़ेगी। फिल्म का छठा सीन ये है कि अनन्या पांडे का भाई और लाइगर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और अनन्या अपने भाई से कहती है कि देखो मैं इससे प्यार करती हूं और अनन्या का भाई कहता है कि तू इससे प्यार करती है हकले से जो सही से बोल भी नहीं सकता, और अनन्या कहती है कि नहीं नहीं ये हकला नहीं है। हालांकि अनन्या अब तक हीरो को कम से कम 10 से 15 बार मिल चुकी है और बातें कर चुकी है और उसको पता है कि वो लड़का हकलाता है, लेकिन यहां अनन्या लाइगर से कहती है कि तू तो हकलाता है, मैं तुझसे शादी क्यों करूं, अगर मैं तुझसे शादी करूंगी तो जो मेरे बच्चे होंगे वो भी इसी तरह हकलाएंगे, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना। और इंटरवल हो जाता है। अब इंटरवल के फौरन बाद MMA फाइट चैंपियनशिप के मैच होने शुरू हो जाते हैं और लाइगर एक के बाद दूसरा मैच जीतने लगता है। लेकिन कमाल यह है कि अब तक तो लाइगर ने फाइट सीखी ही नहीं, तो जब सीखी नहीं तो मैच कैसे लड़ने लगा। अब अगर पुरी साहब से कोई यह पूछेगा कि भाई साहब ये कारनामा कैसे हुआ, जब हीरो ने फाइट सीखी ही नहीं तो वो मैच कैसे खेलने लगा, तो पूरी जगन्नाथ साहब का रिप्लाई यही होगा कि देखो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हीरो को सिखाऊं, मैं डायरेक्ट मैच में उतारता हूं। अब क्योंकि लाइगर इंडिया का चैंपियन बन चुका है तो इंटरवल के बाद दूसरा सीन ये है कि चंकी पांडे जो अमेरिका में रहता है और एक बिलियनर है वो लाइगर को अमेरिका बुलाता है और वहां चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए बोलता है। अब इंटरवल के बाद तीसरा सीन ये है कि अनन्या भी अमेरिका पहुंच चुकी है और उसको गुंडों ने किडनैप कर लिया है क्योंकि चंकी पांडे ने गुंडों से कर्जा लिया था जो वो चुका नहीं पा रहा है और वो पैसे चंकी पांडे से लेने के लिए गुंडे अनन्या को किडनैप कर लेते हैं। अच्छा यहां 100-200 फाइटर्स सिर्फ लड़कियां हैं, लाइगर उनसे लड़ता रहता है। इसके बाद इंटरवल के बाद चौथा सीन ये है कि पता चलता है कि माइक टायसन ही वो गुंडा है जिसने किडनैप किया है। अब लाइगर को माइक टायसन के साथ लड़ना है अनन्या पांडे को रिहा कराने के लिए और अगले 30 मिनट तक ये दोनों लड़ते रहते हैं, कॉमेडी फाइट होती रहती है और ये सीन इतना डिस्टर्बिंग है कि हो सकता है कि फिल्म देखने वाले अपने बराबर वाले को घूसा मार दे और उससे कहे कि भाई साहब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मैं टायसन को तो नहीं मार सकता, आपको ही मार लेता हूं, और बस इस कॉमेडी फाइट के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। इस सीन की शूटिंग के बाद शायद निर्माता करण जौहर ने डायरेक्टर से पूछा होगा कि पुरी साहब क्लाइमैक्स कहां है। पुरी साहब ने कहा होगा कि भाई साहब आपने सिर्फ 160 करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें फिल्म यहीं तक बन सकती है, भाई साहब अगर क्लाइमैक्स लिखवाना है और क्लाइमैक्स की शूटिंग भी करवानी है तो 40 करोड़ रुपए और दे दो। करण जौहर साहब ने कहा होगा कि भाई साहब मुझे माफ करो, आप फिल्म को यहीं खत्म कर दो। बस इसके बाद सीधा का गाना आ जाता है और बाय बाय टाटा हो जाता है। मैं यहां आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स सब कुछ पुरी जगन्नाथ साहब ने खुद ही लिखे हैं। पुरी साहब आपने 160 करोड़ रुपए लिए थे तो भाई साहब किसी स्क्रीन प्ले राइटर को रख लेते, किसी डायलॉग राइटर को रख लेते, सारी चीजें खुद ही बेल दी, मतलब सारा माल खुद ही अंदर कर लिया। कमाल है आपके भाई साहब मतलब करण जौहर को फुल टाइम थूक लगाया आपने। कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि बाबा आदम के जमाने की है, यही कहानी मेरी फिल्म देशद्रोही की थी। मतलब ये कहानी उस वक्त की है जब कभी मुंबई में गुंडे हफ्ता लिया करते थे। और अगर आपको याद हो तो फरहान अख्तर की फिल्म तूफान की कहानी भी यही थी कि एक लुक्खा बॉक्सर बनना चाहता है, एक लड़की से प्यार हो जाता है और लड़ाई झगड़े हफ्ता वसूली जैसा
होता रहता है। और जैसे कि मैंने बताया कि स्क्रीन प्ले भी पुरी साहब ने खुद ही लिखा है, उनको लिखना तो आता नहीं है, जो उनकी समझ में आया वो उन्होंने रखकर पेल दिया। क्योंकि निर्माता करण जौहर के साथ तो 160 करोड़ में फर्स्ट कॉपी की डील हो चुकी थी, तो पैसे तो आ चुके थे, तो जाहिर सी बात है पुरी साहब ने पैसे खर्च करने नहीं थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ खुद ही करना था। फिल्म के डायलॉग्स भी पुरी साहब ने खुद ही लिखे हैं। शायद पुरी साहब ने यह भी सोचा होगा कि देखो यार मेरा हीरो तो हकला है, उसने डायलॉग्स तो बोलने नहीं है, तो किसी राइटर को क्यों रखूं, जितने डायलॉग्स हैं उतने मैं खुद ही लिख लेता हूं। तो उन्होंने खुद ही लिख दिए और वो डायलॉग्स ऐसे हैं कि उनको सुनने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो क्या कहूं, पूरी जगन्नाथ साहब ने फुल टाइम मजा किया है। एक्चुअली पूरी भाई को यह पता था कि पूरी फिल्म में स्टार्ट टू फिनिश फाइटिंग रखनी है, कुछ भी बहाना ढूंढना है, फाइटिंग चालू करनी है और 15 मिनट तक वो फाइटिंग कंटिन्यू रखनी है, बस यही उन्होंने किया। तो उनका डायरेक्शन बहुत ही खराब है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो किसी ने भी इस फिल्म में अच्छी एक्टिंग नहीं की है। विजय मुझे नहीं पता कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन इस फिल्म में उसकी एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। शायद अगर विजय इस फिल्म में नहीं हकलाता, अच्छे से डायलॉग्स बोलता, तो शायद कुछ ठीक ठाक एक्टिंग कर पाता, लेकिन क्योंकि वो बोलते हुए इतना हकलाता है कि सही से एक्टिंग कर ही नहीं पाता। राम्या मदर के रोल में बहुत ज्यादा लाउड है। एक्चुअली मेरे ख्याल में बाहुबली का भूत उनके सर पर इतना चढ़ गया है कि वो उस भूत को भुला ही नहीं पा रही है, तो वो हर फिल्म में वैसी एक्टिंग कर रही है जैसी कि उन्होंने बाहुबली में की थी। रोनित रॉय के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो बॉलीवुड के ऑफिशियल कोच है, हर फिल्म में वही कोच होते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने वैसी एक्टिंग की है जैसी कि वो सभी फिल्मों में करते हैं और पब्लिक उनकी इस एक्टिंग को देख देख कर पक चुकी है। अनन्या पांडे का तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी टैलेंटेड लड़की है, अपनी जीभ से अपना नाक टच कर लेती है, तो जाहिर सी बात है उस बेचारी का एक्टिंग से तो कोई लेना देना है नहीं। एक्चुअली वैसे भी उस लड़की को इस फिल्म में एक्टिंग के लिए नहीं रखा गया था, उस लड़की को सिर्फ गाने गाने के लिए रखा गया था और वो काम उन्होंने बखूबी किया है। लेकिन इस फिल्म में चंकी पांडे भी है, भाई साहब उसने भी टॉप क्लास वाहियात एक्टिंग की है। मतलब बेटी और बाप के बीच में कंपटीशन था कि ज्यादा घटिया एक्टिंग कौन कर सकता है। माइक टाइसन से इस फिल्म में कॉमेडी कराई गई है, तो माइक टाइसन की पर्सनालिटी देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब माइक टाइसन ने कॉमेडी की होगी तो कितनी गजब की होगी। तो कुल मिलाकर यह फिल्म 2.5 घंटे का टॉर्चर है और इस टॉर्चर पर 160 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो एक्चुअली यह मनी लॉन्ड्रिंग से भी बड़ा क्राइम है। तो आप देशभक्त बनिए और इस क्राइम के हिस्सेदार बनने से बचिए। इस फिल्म को अवॉइड कीजिए, अपना पैसा बचाइए और अपना टाइम बचाइए। और अगर आपको अपनी मेहनत के पैसे खर्च करके टॉर्चर होना पसंद है तो फिर जाइए और आप भी इस फिल्म को देखिए। लेकिन आप सब करण जौहर के लिए दुआ कीजिए कि वो इसी तरह अपने करोड़ों रुपए खर्च करके लाइगर और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म बनाते रहे और जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाए ताकि वो फिल्म बनाना बंद कर दे। मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी हाफ। मैं समझता हूं कि ये फिल्म 10 से 20 करोड़ रुपए का बिजनेस ही कर पाएगी, यानी कि ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर होगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव।